नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है, हम किससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, हमारा चल रहा था, तो आपको पता ही होगा कि यूनिट 6 चालू हो चुका है। यूनिट 6 में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और एमपी की अर्थव्यवस्था है। अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से चल रहे थे। इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका था, तो आज है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का पार्ट 2। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पहला ऑप्शन है दिसंबर 2018, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 2017, तीसरा ऑप्शन है नवंबर 2018 और चौथा ऑप्शन है साथियों आपका नवंबर 2018। यहाँ पे 17 कर लीजिएगा, नवंबर 2017। तो जल्दी से बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? दिसंबर 2018, दिसंबर 2017, नवंबर 2018 या फिर नवंबर 2017। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों, इसका आपका सही आंसर होगा दिसंबर 2018। जी हाँ, दिसंबर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। दिसंबर में भी कब साथियों? तो 1 दिसंबर 2018 से। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो सभी भूमि धारक जो थे, सभी भूमि धारकों को सभी भूमि धारक पात्र किसानों को निवेश व अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कैसे वित्तीय सहायता अन्य जरूरतें दोस्तों? जैसे किसान हैं, मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ उनको उपज करनी है, मतलब कोई नया फसल प्राकृतिक, तो उसमें साथी यदि उसका स्थिति सही नहीं है तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, और पैसे की ज़रूरत के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ राशि उन्हें दी जाती है। तो वह राशि कितनी है साथियों? तो राशि कितनी है? 6,000 रुपये। कितनी है? 6,000 रुपये, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। 3 किस्तों में कितना कितना दिया जाता है? 2,000 रुपये। कितनी? एक किस्त में 2,000। ये 2,000 कितने माह में दिया जाता है? 4 माह में। प्रत्येक 4 माह में किसानों के खाते में 2,000 रुपये एक राशि डाल दिए जाते हैं, जिससे उनकी निवेश और जरूरतों की वित्तीय सहायता प्रदान हो सके। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, ये रहा आज का आपका अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। पहला ऑप्शन 2015, दूसरा ऑप्शन 2016, तीसरा ऑप्शन 2017 और साथियों चौथा ऑप्शन 2018। तो बताइए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब से शुरू हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों, कब से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू हुआ? तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 से स्टार्ट हुआ। कब से? 2016 से। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया तो ये भी बता देते हैं। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना। प्रसंस्करण का क्या करना था? आधुनिकीकरण और कृषि के दौरान
संसाधनों के होने वाले आवश्यक नुकसान को कम करना था। कई सारे नुकसान हो जाते हैं, तो उन सभी नुकसानों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2016 में लाया गया, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको देखरेख किया जाता है। इतना क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न आपका। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, क्या रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन जनवरी 2024, फरवरी 2024, जनवरी 2023 या फिर मार्च 2024। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुआ? जल्दी से कमेंट करिए। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा जनवरी 2024। जी हाँ, जनवरी 2024 में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू हुआ। जनवरी में तिथि पूछा तो किस कब से? 3 जनवरी से। कब से? 3 जनवरी 2024 से इसे शुभारंभ किया गया। ये क्यों किया गया साथियों? उद्देश्य देख लेते हैं। मोटे अनाज के लिए खेती को प्रोत्साहन करने के लिए मतलब इसके शुरुआत करने के रीजन था कि किसान किधर जाए, मोटी अनाज की ओर उपज करने के लिए अग्रसर हों, क्योंकि धीरे धीरे किसान क्या है, मोटी अनाज का जो बारिश और इसकी वजह से खराब हो जाते थे फसलें, तो मोटी अनाज के लोग अग्रसर नहीं होते थे। तो उसमें अग्रसर मतलब रुझान दिखाने के लिए, मतलब किसान उसकी ओर अग्रसित हो सके, इसके लिए उन्होंने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू किया, जिसके तहत वो उधर मोटे अनाज उगा सकें। इसके लिए उनके लिए एक वो रख दिया गया कि आपका प्रत्येक अनाज 10 रुपये प्रति किलो से कम नहीं लिया जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी की दर से ही लिया जाएगा। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाता है दोस्तों, ये देख लीजिए, कुछ कुछ बता देते हैं। कोडो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि, ये क्या मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए सरकार ने बोला कि हम आपकी अनाज कुछ भी हो जाए 10 रुपये प्रति किलो से नीचे नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। पीएम आशा कब से शुरू हुआ? पीएम आशा कब से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन 2019, दूसरा ऑप्शन 2020, तीसरा ऑप्शन 2024, चौथा ऑप्शन 2018। तो कमेंट कीजिए पीएम आशा कब से शुरू हुआ? तो साथियों, पीएम आशा कब से स्टार्ट हुआ? 2018 से। कब से हुआ? 2018 से। पीएम आशा का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री मतलब फुल फॉर्म प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या होता है? प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान होता है। पीएम आशा की शुरुआत कब से हुई? 2018 से। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य क्या था साथियों इसका? तो उद्देश्य था फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना, कितना गुना? 1.5 गुना। समझ में नहीं है तो एक सही एक बते 2, 1.5 गुना कर कृषकों को लाभ पहुंचाना। मतलब किसानों को क्या था? लाभ पहुंचाना। कितना कर? 1.5 गुना कर देना।
इसके तहत शामिल योजनाएं कौन कौन सी थी? शामिल योजनाएं की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना, दूसरा बात करें दूसरे की तो मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, ये सब इसकी अंतर्गत की योजनाएं शामिल थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य पूछे। किसका? कृषि निर्यात नीति। आय 2 गुना करना, आय को 3 गुना करना, आय को 4 गुना करना, आय को 5 गुना करना। मतलब किसानों की आय को कितना कर देना था कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत। तो जल्दी से बताइए कितने गुना करने का लक्ष्य था? तो साथियों इसका आंसर होगा 2 गुना। कितना? 2 गुना। कब तक में करना था? 2022 तक। 2022 तक किसानों की आय को, किसके आय को? किसानों की आय। कृषि बोले मतलब किसानों से संबंधित, तो किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करने का लक्ष्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है स्वस्थ धारा खेत हरा किस योजना से संबंधित है? स्वस्थ धारा खेत हरा किस योजना से संबंधित है? पहला ऑप्शन पीएम आशा, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और चौथा ऑप्शन है साथियों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किससे संबंधित है स्वस्थ धारा खेत हरा? जल्दी से बताइए दोस्तों किससे संबंधित है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित है स्वस्थ धारा खेत हरा। ठीक है, ये कब आया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब स्टार्ट हुआ साथियों? तो ये 19 फरवरी 2015 से। कहाँ से हुआ? राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहाँ से हुआ? राजस्थान के सूरतगढ़ से। कब से हुआ? 19 फरवरी 2015 से हुआ। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात कर लें तो उद्देश्य था खेत की मृदा जो किसान थे उनको उनकी खेत की मृदा के पोषण तत्वों की जानकारी देना था। किसके तहत? स्वस्थ मृदा कार्ड योजना के तहत। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन थी। क्या थी? टैगलाइन थी। उसी प्रकार हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक उत्पादन, हर खेत को पानी प्रति बूंद अधिक उत्पादन, ये किसके टैगलाइन है साथियों? तो ये था प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन क्या था? इसका भी लिख लीजिए, हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक उत्पादन। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक उत्पादन। इसकी गठन की बात करें दोस्तों तो ये 2 जुलाई कब? 2015 को। इसकी भी गठन कब किया गया? 2 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आया? जी हाँ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आया? पहला ऑप्शन 11वीं पंचवर्षीय, दूसरा 12वीं, तीसरा पहला और चौथा ऑप्शन है दूसरा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना?
तो साथियों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ये आया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य, तो साथियों इनका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, स्थिर करना। कृषि क्षेत्र में क्या था, वृद्धि दर को स्थिर करना व सतत बनाए रखना। ये क्या था, इसका उद्देश्य था। ये तो 12वीं पंच, अब साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का बात करें तो ये कब से कब तक था साथियों, तो ये 2017 से 2012 से साथियों, 2012 से 2017 ये कौन सी योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना था। इनकी उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास। क्या था उद्देश्य, तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास। किसका उद्देश्य था, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उद्देश्य था। साथियों इसकी उपलब्धि कितनी थी, मतलब लक्ष्य कितना था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, तो लक्ष्य रखा गया था साथियों 8.0। उपलब्धि की क्या हुई, तो उपलब्धि प्राप्त नहीं है साथियों। ठीक है, ये तो 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी। 11वीं पंचवर्षीय की बात कर लें। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक हुआ साथियों, तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। हर एक योजना 1 अप्रैल से चालू हो रहा था और अगले साल नेक्स्ट में 31 मार्च को समाप्त होता था। ठीक है, तो साथियों इसका उद्देश्य की बात करें, 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो क्या था, गरीबी उन्मूलन, और रोजगार के अवसर प्रदान करना। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बढ़ावा देना, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। कृषि उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना। ये किसका था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसमें लक्ष्य और उपलब्धि कितना था साथियों, तो लक्ष्य इसका रखा गया था 9.0, जबकि उपलब्धि कितना हुआ था साथियों, तो 8.0। मतलब उसका जो भी लक्ष्य था 9.0, उसमें प्राप्त कितना हुआ था 8.0। ये था तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात। आगे बात कर लेते पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट, चारों ऑप्शन देख लेते। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुआ था, तो 1951 से 1956। जी हाँ, 1951 से 1956। मॉडल की बात करें साथियों तो हेराल्ड डोमर इसका मॉडल था। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था साथियों अर्थव्यवस्था, संतुलित विकास की प्रक्रिया। यह क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और साथियों इसी के तहत कृषि को सर्वोच्च स्थान, कृषि के सर्वोच्चता थी किसमें, पहली पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, 2.0। प्राप्त कितना हुआ साथियों, प्राप्त मतलब उपलब्धि, तो उपलब्धि थी साथियों इसका 3.6। ये था पहली पंचवर्षीय। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये था 1956 से
1900 कितना होगा आप लोग कमेंट कर दीजिए। 1961 था। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था साथियों। उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। लक्ष्य की बात करें तो क्या था? 4.5 और प्राप्त कितना हुआ था साथियों? 2.0। ये था उपलब्धि। ठीक है, क्या क्या देख लिए एक बार और देख लेते हैं। तो अपन देख रहे थे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया। उद्देश्य क्या था कृषि क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना के? पहले कृषि वाला देखते हैं। 12वीं कृषि का उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को स्थिर व सतत बनाए रखना। ये तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मध्य आया था। 17 के बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना या फिर अधिक समावेशी विकास करना था। लक्ष्य था 8.0। उपलब्धि का ज्ञात नहीं है साथियों। इसके बाद देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर प्रदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ये तो उद्देश्य था। लक्ष्य था साथियों 9.0, जबकि इनको प्राप्त हुआ मतलब उपलब्धि हुई 8.0। इसके बाद देखिए तो पहली पंचवर्षीय योजना 1956 से 51 सब चालू हुए थे 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ठीक है, मॉडल था हेरात डोमर। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास प्रक्रिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास प्रक्रिया थी इसका उद्देश्य। कृषि को सर्वोच्चता माना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना उस समय कृषि अर्थव्यवस्था था, कृषि को बढ़ावा दे रहे थे। लक्ष्य कितना था? 2.1, प्राप्त कितना हुआ? 3.6। सेकेंड पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1956 से 1961 था। पीसी महालनोबिस मॉडल था। उद्देश्य था क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, जिसका लक्ष्य था 4.5 और प्राप्त हुआ था 4.2। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ये थोड़ा गलत हो गया था। किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों? ये इस पे आ चुका है, इसके लिए इसको कर देते हैं। किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा शुरू किया गया था? उसको छोड़ दीजिए, देख लेते हैं किसान कॉल सेंटर किसके द्वारा चालू किया गया था। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इसके बारे में हम पीछे देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा उसकी स्लाइड इधर आ गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे लिखे कथनों पर विचार करें। कथन 1, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा कारण है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। पहला ऑप्शन है आपका ई और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ई और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पे करता है, यहाँ पे नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। कौन सा कथन सत्य है? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। देखिए साथियों, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन बोला क्या भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई, ये गलत है साथियों। मतलब क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हो गई थी। ठीक है ना,
क्या बोला है, फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, गलत। गेहूं और उसमें हुई तो बाकी में नहीं हुआ था। क्षेत्रीय असमानता हो गई थी, असमानता में वृद्धि क्यों हुआ था, क्योंकि ये चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकसित था, जो पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। तो इससे क्या होगा, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हो गई थी। तो क्या होगा आपका सही आंसर, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति की घटक चुनिए। पहला, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों। दूसरा, सिंचाई। तीसरा, ग्रामीण विद्युतीकरण। चौथा, ग्रामीण सड़कें और विपणन। आपका कूट है साथियों, पहला ऑप्शन है 1 और 2। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए हरित क्रांति के घटक कौन कौन से थे। साथियों इसके थोड़ा सॉरी, ये गलत हो गया था। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, वो मेरे से मिस्टेक हो चुका था। आप लोग इसका बताइए, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो साथियों आपका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखते हैं, हरित क्रांति के घटक के बारे में देखें तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज थे, ये तो सही है। सिंचाई, ये भी सही था। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी सही था। ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये भी सही था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मतलब हरित क्रांति के घटक क्या क्या है, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई था, ग्रामीण विद्युतीकरण था। विद्युतीकरण रहेगा तब तो सिंचाई वो होगा, विद्युत ही नहीं रहेगा, सिंचाई के साधन कहाँ से उपलब्ध होंगे। साथ में ग्रामीण सड़कें और विपणन था। उत्पादन अधिक होगा तो उत्पादन को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए सड़कों की जरूरत होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। पहला, सूची फर्स्ट में क्रांति है, सूची सेकंड में क्या है, संबंधित। मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। पहला है धूसर क्रांति, प्याज का उत्पादन। गुलाबी क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन। रजत क्रांति, अंडे का उत्पादन। लाल क्रांति है उर्वरक है फर्टिलाइजर। पहला ऑप्शन है 1, 4, 3, 2। दूसरा ऑप्शन है 4, 1, 3, 2। तीसरा ऑप्शन है 3, 1, 4, 2 और चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। मतलब किस क्रांति का संबंध किससे है। कमेंट करिए दोस्तों, किसका संबंध किससे है। आइए देखते हैं साथियों किसका संबंध किससे है। तो साथियों बात करते हैं धूसर क्रांति की। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से है। किससे है, उर्वरक से। तो देखते हैं पहले ऑप्शन का चौथा कौन सा है। तो पहले में है नहीं है, मतलब गलत। दूसरे में है, मतलब अभी रुक जाइए। तीसरे में है नहीं है, चौथे में नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कि अब देखते हैं, मिलान करते हैं। तो धूसर क्रांति का संबंध किससे, उर्वरक से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। किससे साथियों, प्याज से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति अंडा से। और लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से। अब आप लोग बोलेंगे सर गुलाबी क्रांति के संबंध तो किससे है, झींगा मछली से। साथियों झींगा मछली के साथ साथ गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। किससे, झींगा मछली। अभी तक आप लोग यही पढ़ते रहे होंगे कि सर गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था, झींगा मछली से ही आप लोग पढ़े। लेकिन नहीं दोस्तों, झींगा मछली के साथ साथ गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं और क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं किस क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों श्वेत क्रांति। अब मैं क्रांति नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध साथियों दुग्ध उत्पादन। किससे, दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन।
तिलहन या खाद्य तेल। गोल क्रांति, गोल क्या रहता है साथियों? आलू रहता है, मतलब आलू उत्पादन। नीली क्रांति, नीली क्या रहती है? मछली, मत्स्य। अर्थात नीला क्या रहता है? जल। जल का कर कैसा रहता है? नीला। तो नीले में क्या रहता है? मछली रहते हैं। ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध देख लो। सुनहरी क्या रहता है? सुनहरा, हरा भरा बाग सुनहरा रहता है, मतलब बागवानी से। बाग को देखोगे तो क्या कहते हो? क्या शानदार है, कितना अच्छा दिख रहा है। किसको बोलते हो? बाग को। तो बाग किससे? सुनहरा, सुंदर दिख रहा है, मतलब बाग का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति से। कृष्ण, कृष्ण क्रांति का संबंध था पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम या खनिज से किसका संबंध? कृष्ण क्रांति। सदाबहार, साथियों सदाबहार क्रांति का संबंध है आपका खाद्यान्न उत्पादन। मैंने तो आप लोगों को श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, कृष्ण क्रांति और सदाबहार क्रांति के बारे में बता दिया कि कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। साथियों आप लोग मेरे को एक कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति का किससे संबंध है या फिर क्या है? इंद्रधनुष क्रांति क्या है? आप लोग ये बताइएगा कि कमेंट करके इंद्रधनुष क्रांति क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। पहला किसके द्वारा लाई गई थी? पहला ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राजकृष्ण द्वारा, चौथा ऑप्शन है आर.के.वी. राव द्वारा। किसके द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में लाई गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसके द्वारा भारत में हरित क्रांति लाई गई थी? तो साथियों भारत में हरित सदाबहार क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 2006। 2006 में भी कब? तो जनवरी 2006 में सदाबहार क्रांति लाई गई थी कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या होते हैं? पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है या उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या बोला जाता है? साथियों आपका सही आंसर होगा न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जाना जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है आपको उसके लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमतों को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमतों को निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है या करती है? पहला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा कृषि लागत और कीमत का आयोग, तीसरा ऑप्शन कृषि मंत्रालय के विपणन और निरीक्षण निदेशालय, चौथा ऑप्शन है कृषि उत्पाद विपणन समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित कौन अनुमोदित करता है, मतलब उसकी कीमत कौन तय करता है? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला कृषि मूल्य को स्थिरीकरण, दूसरा कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तर की सुनिश्चित, तीसरा ऑप्शन है लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर
उपलब्ध करवाकर उनके हित की रक्षा। चौथा ऑप्शन है कृषक, मतलब चौथा है, ऑप्शन नहीं है तो, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। तो आपका पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 सही। दूसरा ऑप्शन 1, 2 और 4। तीसरा ऑप्शन 1, 3, 4। चौथा ऑप्शन 2, 3, 4। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। साथियों आइए देखते हैं। तो कृषि मूल्य को स्थिरीकरण करना, ये तो उसका उद्देश्य ही है। दूसरा, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय को स्तर को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा, ये भी सही है। मतलब क्या है? 1, 2 और 4 क्या है दोस्तों? ये सही है, तो ये गलत है। ठीक है ना। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना, ये सही है। मतलब 1, 2 और क्या होगा सही आंसर? अधिकतम मूल्य। तो न्यूनतम कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित नहीं किया है, क्या किया है? न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया गया है। कृषकों के लिए क्या किया गया है? न्यूनतम मूल्य। मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3 आपका सही आंसर हो, क्योंकि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पढ़ा है, ना कि अधिकतम समर्थन मूल्य पढ़ा है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन मई 2004 में, मई 2008 में, मई 2007 में, या फिर मई 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो साथियों आपका सही आंसर होगा कब? 2005-6। 2005-6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू किया गया था। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो भारत के समग्र रूप से बागवानी क्षेत्र का विकास करना, ये क्या था? इसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं है साथियों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य, पहला उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। दूसरा, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकों का निर्देशन। तीसरा, साख्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना। चौथा, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या नहीं था, ये बताना है आप लोगों को। कमेंट करिए दोस्तों, क्या था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं था? साथियों आपका सही आंसर होगा खाद्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना। क्या था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य? खाद्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये उद्देश्य उसका नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? हॉर्टिकल्चर योजना किस पंचवर्षीय योजना में? पहला ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तीसरा ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और साथियों आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन योजना लागू किया गया था। 11वीं के बारे में आप तो बता ही चुका हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन है। फिर 5वें क्वेश्चन के आसपास हमने 11वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजना,
पहली और दूसरी के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना साथियों 2002 से 2007 के मध्य था। कब से कब तक? 2002 से 2007 का। इसका लक्ष्य था साथियों, लक्ष्य और प्राप्ति या फिर उपलब्धि। लक्ष्य की बात करें तो इनका लक्ष्य था 8.0 और प्राप्त हुआ था 7.6। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें साथियों तो ये कब से कब था? 1972 से 2000। कब से कब था? 1972 से 2000। इसका लक्ष्य क्या था साथियों? तो लक्ष्य था 6.5 और प्राप्ति कितना हुआ? प्राप्ति की बात करें तो प्राप्ति हुआ था 5.4। जी हाँ, 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 6.5 और प्राप्त 5.4 हुआ था। 10वीं का लक्ष्य था 8.0 और प्राप्त हुआ था 7.6। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किस पे? पहला ऑप्शन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, या फिर भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। किसके द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है साथियों। तो साथियों आपका सही आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रारंभ किया गया था साथियों? जल्दी से कमेंट करिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से आरंभ किया गया। तो साथियों कब से स्टार्ट किया गया? पहला ऑप्शन 2005, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन 1998, चौथा ऑप्शन है 1995। तो साथियों किसान क्रेडिट कार्ड कब से स्टार्ट हुआ? 1998 से। कब से? 1998 से। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य साथियों इसका उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और सहकारी बैंक को ऋण प्राप्त करने के लिए सरल सुविधा। किसको किसको? वाणिज्य, क्षेत्रीय और ग्रामीण। ठीक है दोस्तों, इसका क्रियान्वयन कहाँ कहाँ हुआ? तो वाणिज्य बैंक में कितने? 27। जिला या क्षेत्रीय बैंक में कितने साथियों? 368। कितने थे? 368। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय में वाणिज्य में कितने थे? 27। जिला सहकारी में कितने थे? 368। और ग्रामीण बैंक में कितने साथियों? 196। कितने थे? 196। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद्य के लिए उपयुक्त फसल है। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद्य के लिए प्रयुक्त फसल है, क्या है? लोबिया, ढैंचा, मूंग, सनई। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए दोस्तों। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद्य के लिए उपयुक्त फसल है। साथियों आपका सही आंसर होगा ढैंचा। क्या होगा? ढैंचा होगा। ये हर एक परिस्थिति में होता है दोस्तों, ठीक है, ये हर एक विभिन्न परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। ये विभिन्न परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। ये सूखे में भी हो सकता है। किसमें? सूखा में भी हो सकता है, जल भराव में भी हो सकता है, लवणता पे भी हो सकता है। ठीक है, किस पे हो सकता है? सूखा, जल भराव और लवणता में भी ये
हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है? व्यापारिक फसल पूछे। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन बाजरा, चौथा ऑप्शन कपास। आप लोग बताइए कि ये चारों ऑप्शन में कौन सी फसल व्यापारिक फसल है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सी फसल व्यापारिक फसल है। तो बात कर लेते हैं फसल के बारे में, फिर तो आप आंसर आपको पता चल ही जाएगा। खाद्यान्न फसल की बात करते हैं। खाद्यान्न फसलें क्या है साथियों? तो खाद्यान्न फसल है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा। ये क्या है साथियों? खाद्यान्न फसल। तो क्या क्या है? गेहूं, मतलब आपका व्यापारिक फसल में गेहूं नहीं होगा। फिर क्या है? चावल, ये तो अभी रुक जाइए। ज्वार, बाजरा, बाजरा भी आपका नहीं होगा साथियों। दूसरी बात करते हैं व्यापारिक फसलों की या फिर बागवानी फसल। तो बागवानी फसल देख लो। बागवानी फसल में क्या क्या होगा? फल होंगे, सब्जियां होंगी। और साथियों आएगा आपका अगला व्यापारिक फसलें। क्या होगा? व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें में क्या होंगे? तो साथियों कपास। कपास यहाँ पे मिला, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मक्का भी व्यापारिक फसलें नहीं है। कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, कॉफी, ये सब क्या है? व्यापारिक फसलें। क्या क्या है? कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी क्या है? आपके व्यापारिक फसलें हैं। बागवानी फसल क्या है? फल सब्जी, ये सब बागवानी है। और खाद्यान्न फसलें जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? मक्का भी इसमें ऐड कर दो, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया। आलू और प्याज उत्पादक के लिए, गन्ना उत्पादक के लिए, तीसरा ऑप्शन कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए, चौथा ऑप्शन टमाटर उत्पादक के लिए। किस उत्पादन के लिए स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। क्या बोला है? भारत की सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट के लिए किसका? तो साथियों आपका सही आंसर हो कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। किसके लिए? कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए इसका स्थिरीकरण किया गया। कब किया गया साथियों? मतलब स्थापना किया गया, तो ये किया गया था 11 सितंबर 2003। कब? 11 सितंबर 2003 को किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? वर्ष 2003 में। तो साथियों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापपुर। कहाँ? प्रतापपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, देवरिया जिले में 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय, पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन कटक, चौथा ऑप्शन कानपुर। जल्दी से बताइए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। तो साथियों आपका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। इसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो 17 फरवरी 1951 को। ठीक है, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है?
उत्तर प्रदेश। अन्य की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा। ठीक है, अब मैं अनुसंधान नहीं लिखूंगा ना केंद्रीय लिखूंगा। दलहन की बात करें, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर, यूपी में। कानपुर यूपी में है। कपास की बात कर लेते हैं दोस्तों, कपास कहाँ है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। आगे प्रश्न की बात करें आगे की, तो आलू, आलू कहाँ है साथियों? शिमला। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सोयाबीन की बात कर लें, सोयाबीन कहाँ है? इंदौर। तंबाकू की बात कर लें, राजमुंदरी। ये सब क्या है? अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके बारे में और कई सारे अनुसंधान केंद्र सब देख लीजिएगा कि कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कब स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और साथियों, आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारे चैनल में कुछ भी वीडियो अपलोड हो या फिर कुछ भी लाइव चले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए कि ये चैनल पे ये कुछ चलने वाला है। और साथियों, इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।